मुंसिफ बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार के ताजा तरीन तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, वकीलों को 5,000 का स्टाइपेंड। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने खोला खजाना, 129 फैसलों पर कैबिनेट में लगी मुहर। चुनाव आयोग ने 12 दलों के साथ की बैठक, मतदाताओं के सम्मान पर दिया जोर। बिहार में एक फेज में हो विधानसभा चुनाव, सत्ता पक्ष ने रखी मांग। इदारा शरिया ने बरेली में गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा ज्ञापन। और जम्मू के कटरा में तैनात सीआरपीएफ जवान पप्पू राम को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हुजूम। जवान की मौत सुसाइड बताई गई, परिजन जांच की मांग पर अड़े। बिहार सरकार ने बीते रोज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क़यादत में एक कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में कुल 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% का इजाफा हुआ है। तो वहीं बिहार में फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। पटना में 5 स्टार होटल के निर्माण जैसे बड़े फैसले 129 प्रस्तावों में शामिल हैं। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 55% से बढ़ाकर 58% करने का फैसला लिया। यह इजाफा बैकडेट में यानी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने के फैसले के अनुरूप लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना से 10% प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई। निर्वाचन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय में कंट्रोल कमांड सेंटर के निर्माण हेतु 9 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें स्टेट हैंगर में एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पटना को नामांकन के आधार पर 1,75,313 रुपए की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसमें बिहार सचिवालय आंचलिक लिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन एवं वरीय प्रधान सचिव के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। 124वां एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को और स्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन अनुमान्य और उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ में अनुमान में किए जाने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें आम चुनावों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और ब्लू बुक के प्रावधानों के आधार पर इदारा शरिया पटना ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मौलाना तौकीर रजा सहित मुस्लिम नागरिकों की गिरफ्तारी, उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की घटनाओं को गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक करार देते हुए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनके घर को बुलडोज किया गया, जो भारतीय संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। देखिए, इदारा शरिया के अध्यक्ष होने के नाते इदारा शरिया देश का एक चर्चित और प्रतिष्ठित संस्था है। उसका एक डेलीगेशन, एक शिष्टमंडल बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर के देश के राष्ट्रपति और देश के माननीय प्रधानमंत्री
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई, जिसमें चुनावों पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के अलावा बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुंजियाल और आयोग के अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के साथ बैठक में हिस्सा लेने वाले 12 पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें भाजपा, कांग्रेस के अलावा जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी, सीपीआईएमएल, एलजेपी रामविलास और आरएलजेपी शामिल थे। सभी दलों ने चुनाव आयोग पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शी चुनाव को यकीनी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास जताया है। तो वहीं चुनाव आयोग के इस दौरे को लेकर क्या ख्यालात, क्या ख्याली पुलाव और किस तरह का माहौल दरअसल राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में और पूरे देश भर में बना है, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुर्शीद आलम, मुंसिफ टीवी के बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर नुमाइंदे हैं जो पटना में खिदमत सर अंजाम देते हैं। खुर्शीद आलम साहब, मीटिंग हुई, चुनाव आयोग पधारा, दरअसल अब बहुत ही जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन एनडीए ने आज एक बड़ी मांग इस मीटिंग के दौरान रखी। कहा है कि 2 फेज में ही पूरे बिहार में चुनाव दरअसल हो जाना चाहिए। क्या इसके पीछे की हिकमत अमली एनडीए की हो सकती है और क्या चुनाव आयोग का इस पर जवाब रहा? असल में ये चुनाव आयोग के लोगों ने को मशवरा दिया। एनडीए की हिकमत अमली ये है कि जितना जल्द से जल्द हो चुनाव करा लिया जाए, ताकि विपक्ष के जो इल्जामात हैं और विपक्ष की तरफ से जो मामला उठ रहे हैं उनको किसी भी हद तक जल्दी से जल्दी खत्म कर लिया जाए। देखिए, चुनाव आयोग पे विश्वसनीयता कम हुई है। विपक्ष भी इस बात को कह रहा है और पब्लिक में भी ये बात है। एसआईआर के मुद्दे ने इस बात को गर्म कर दिया है। आज जिन पार्टियों के लोग मिले, विपक्ष ने 2 चरण में चुनाव की बात कही और जेडीयू ने साफ तौर पे कहा कि 1 चरण में चुनाव हो जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जब निकले बाहर तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा है कि 1 या 2 चरण में चुनाव हो जाना चाहिए। तो जायसवाल ने एक बयान जो दिया उससे राजनीति थोड़ी सी गर्म हो गई है कि मुस्लिम महिलाओं को जो बुरखे में आए, जगह ढक के आए, उनको जांच किया जाए, उनका वोटर आईडी कार्ड से उनका मिलान किया जाए और कोई महिला अधिकारी वहां रखा जाए। इसको हवा देने की कोशिश की जा रही। दूसरा ये है कि देखिए, छठ तक बीजेपी ने कहा है कि इलेक्शन आचार संहिता के लगने के 28 दिनों के बाद जो नियम कहता है, कानून है, इलेक्शन करा लेना चाहिए। तो अब अगर 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला यानी पूरी टीम यहां से जा रही है 6 को, मुमकिन है कि 7 को अनाउंस हो जाए। तो अब 28 दिन का अगर मामला रखा जाए 7 पे, तो 4 या 5 नवंबर की बात आती है। तो 4 और 5 नवंबर छठ के बाद, छठ 28 को खत्म हो रहा है और छठ के बाद छठ लोग जो बिहार के बल्कि जो विदेशों में रहते हैं वो भी कोने कोने से बिहार पहुंचते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आए हैं, लेते रहते हैं, लेंगे। इस तनाजुर में भी कहा जा रहा है, विपक्ष का इल्जाम है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आए दिन यहाँ हंगामा होता रहता है, कहीं मर्डर, कहीं लूट, कहीं इस तरह के। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और एक फेज में चुनाव मुमकिन नहीं है। दूसरे ये है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी और जिन इलाकों में बाढ़ आया था वहां का भी मामला है। पटना से सटा हुआ जो गंगा कोस्टल का इलाका है और जहां दियारा का इलाका, दियारा के इलाके में हमेशा हंगामा होता रहा है। तो वहां भी बीजेपी ने डिमांड किया है कि घुड़सवार दस्ते से वहां की निगरानी कराई जाए, ड्रोन का मामला। और यहाँ एक बात यह कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो पुलिस महकमा के साथ भी एक मीटिंग की है, उसमें डीआईजी, आईजी, डीजीपी के साथ डीआईजी, आईजी और एसपी, एसएसपी रैंक, डीएसपी रैंक के तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। कल तक इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बिहार में जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग है
उसको यकीनी बना लिया जाए और जो ऑफिसर 3 साल से ज्यादा अपने पद पे मौजूद हैं, ये यकीन दहानी कराई जाए कि वो वहां मौजूद न रहे। अभी बड़े पैमाने पर डीएसपी आईएएस का तबादला हुआ है और आपको बता दें कि आज भी सरकारी दफातर को खोला गया है, बहुत सी जगहों पे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा है। तो कल भी सरकारी आदेश आया है कि कल भी सरकारी दफ्तर को खोला जाए, यानी संडे को भी काम होगा। ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा ना हो कि कल जाने के बाद देर शाम तक अनाउंस करते। यानी 4 और 5 को इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम बिहार में रहेगी। 6 को वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करनी इलेक्शन कमीशन को, शायद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। मुमकिन है। इसीलिए बिहार में ये बहुत तमाम सरगर्मियां, सरकारी तौर पे जो अमला है वो बहुत सरगर्म है। तमाम महकमा डिपार्टमेंट को खोला गया है। आज चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी बहुत गहमा गहमी देखी गई। दूसरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खुला और वहां भी गहमा गहमी देखी गई। तमाम डिपार्टमेंट में लोकल और छोटी सतह पर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा है और कल तक इसको पूरा कर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम साहब, आप जुड़े और आपने अहम मालूमात हमारे साथ साझा की। इतवार को भी दरअसल अब काम होगा क्योंकि चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची और बिहार में चुनाव पे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम साहब। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आगे फुलवारी शरीफ विधानसभा इलाके में विकास के जो काम हो रहे हैं, झड़ी लगी हुई है। विधायक निधि और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत इलाके में दर्जनों योजनाओं का इफ्तिताह हो रहा है। विधायक गोपाल रविदास वो दरअसल आधार पर लगे हुए हैं। इस अवसर पर फुलवारी शरीफ ब्लॉक के अंदर जो पंचायतें हैं वहां नाला निर्माण और पीसीसी सड़क निर्माण जैसी कई योजनाओं का लोकार्पण अब किया गया है। जिन स्थानों पर इन विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ, विधायक गोपाल रविदास वहां पहुंचे। उन्होंने कहा जो काम पिछले 20 सालों में नहीं हो पाए वो हमने सिर्फ 5 सालों में पूरे कर दिखाए। सरकार से संघर्ष करके हमने 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कराया। ये सभी योजनाएं मेरी अनुशंसा पर मंजूर हुई है। ये योजना देख रहे हैं, कनकट्टीचा गांव है, घेवरा पंचायत का गांव का नाम है कनकट्टीचक। और यहाँ पर विनोद राम के घर से सुभाष राम के घर तक नाला और पीसीसी ईंट सोलिंग लगा है। साथ में देख रहे हैं बगल में चापाकल है। पूरे कयाची जिले का 161वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने केक काटकर 161 मोमबत्ती जलाकर जिलेवासियों को मुबारकबाद दी। इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। जिला का 161वां स्थापना दिवस है। इसके अवसर पर सभी पदाधिकारी और हमारे सामाजिक लोग मिलकर के केक काटा और रंगोली का भी और चुनाव आने वाला है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक के गलगलिया रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए की योजनाओं से रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें घटिया सामग्री, घोर अनियमितता बरती जा रही है। सरकार के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से गलगलिया स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी गई, उन पैसों से निर्माण यहां पर हो रहा है। संवेदक के द्वारा अनियमितताएं यहां पर बरती जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गलगलिया स्टेशन हो या काम कहीं का भी, अनियमितता तो नहीं बरतनी चाहिए। काम में जो है जितना अच्छा प्रकार का सामान उपयोग हो, यह ध्यान संवेदक को देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लस मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मेरा सीधा कहना है कि काम। कटरा जम्मू में तैनात 76वीं बटालियन सीआरपीएफ के जवान पप्पू राम का शरीर उनके पैतृक गांव सरेवा भभुआ थाना इलाका कैमूर जिला पहुंचा। गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए जुटे। परिजन और ग्रामीण मौत की ठोस वजह न बताने पर अब आक्रोशित है। परिजनों का कहना है कि जम्मू कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर वहां से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। कभी यह कहा गया कि बटालियन इस बारे में बताएगा, तो कभी कहा दूसरी बटालियन बताएगी। अंततः शव को सुसाइड बताया गया और एक सुसाइड लेटर होने की बात भी कही गई। लेकिन परिवार इस निष्कर्ष पर संदेह कर रहा है और मौत की सही वजह जानने की मांग कर रहा है और जांच की भी मांग की जा रही है।
भागलपुर में आज जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय आमरण अनशन किया। शिक्षकों का इल्जाम है कि समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। किसी का 4 महीने का वेतन पड़ा है तो किसी को 6 महीने से वेतन तक नहीं मिला। इससे शिक्षकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अनशन पर बैठे टीचर्स ने साफ चेतावनी दी कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। शिक्षकों ने विभागीय पदाधिकारियों पर मनमानी करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। विगत 6 माह से शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में लगातार डीओ डीपीओ का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है। शिक्षकों का प्रोन्नति है। शिक्षक लंबे 4-4 महीने 5-5 महीने से वेतन से वंचित हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको 1-1 साल से निलंबित करके रखा गया है, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई है, ना उसका निलंबन वापस हो रहा है। मैंने यह अगर कुल मिला के कहें तो कार्यालय का जो मूल कार्य है शिक्षकों को समय पर वेतन देना सरकार द्वारा। बिहार के जहानाबाद जिले के रात्रि प्रहरी में काम करने वाले कर्मचारियों के बैनर तले अपनी ड्यूटी की आवाज में एक राशि भुगतान नहीं किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूनियन के नेता राजू कुमार ने कहा कि हम लोगों ने रात्रि प्रहरी की ड्यूटी स्कूलों में की है और इसके एवज में हम लोगों को राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे हम लोग काफी निराश हैं, परेशान हैं। शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी और जिलाधिकारी से उन्होंने मांग की है कि सभी लोगों को ठेके पर नहीं, उनकी बहाली दरअसल की जाए, रेगुलर बहाल कर वेतन भुगतान भी उनका फिक्स किया जाए, सुनिश्चित किया जाए और जो कर्मी के तौर पर काम कर चुके हैं वैसे लोगों को राशि जल्द भुगतान करने की मांग उन्होंने की है। कहीं भी न्याय संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है। इस पर जिलाधिकारी को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, इन लोग के साथ न्याय करनी चाहिए। ये लगातार सिलसिला जारी है। ऐसे हालात में ये हम लोग जहानाबाद में कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा बिहार भर का इशू है, जगह जगह। तो हम लोग जिला पदाधिकारी के पास आज आए हैं कि आप ये तमाम समस्याओं को देखिए और अभिलंब जो बकाया राशि है इन लोग को। जिले के भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अवकाश कुमार के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का पुतला दहन किया। आकाश कुमार ने बताया कि दलित और महादलित आरक्षण में सरकार और सिस्टम द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा है। 16% आरक्षण के एवज पर केवल 12% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि आरक्षण की कटौती, आरक्षण को अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कार्रवाई की जाएगी। हमारी क्या अपमानित हमारे समाज को ठेस पहुंचाया है और मैं SC/ST एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कराऊंगा प्रशांत किशोर के। और मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का मैं कहना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। सहरसा में जनशक्ति जनता दल ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बड़ी रणनीतिक बैठक की। माया होटल में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव ने की। इस दौरान पार्टी के कई नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव ने कहा कि जनता पारंपरिक दलों से उब चुकी है। ऐसे में तेज प्रताप की क़यादत में जनशक्ति जनता दल आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दीपनगर थाना इलाके के कौसुक गांव के पास पंचानी नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक पानी के बहाव में लापता हो गए। एक युवक ने किसी तरह अपनी जान इसमें बचाई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन काफी आक्रोशित हो गए। गोताखोरों की मांग की गई, लेकिन राजगीर बिहार शरीफ मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आगजनी की और मार्ग जाम किया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखी गई। परिजनों का इल्जाम है कि घटना के 6 घंटे बीत जाने के बाद भी तीनों शवों की बरामदगी नहीं हो पाई है। रियासत बिहार को केंद्र सरकार की सौगात मिली है, नमो भारत रैपिड रेल। इसकी शुरुआत भी अब बिहार में हो चुकी है। पटना से जयनगर तक चलने वाली यह ट्रेन हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। देखिए नमो भारत ट्रेन के ऊपर यह स्पेशल स्टोरी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। बिहार को केंद्र सरकार की सौगात मिली है, नमो भारत रैपिड रेल। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पटना से जयनगर तक चलने वाली यह ट्रेन हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आज जब यह ट्रेन पटना से जयनगर के लिए रवाना हुई तो यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यात्री इस अति आधुनिक ट्रेन में सफर करके खुश तो हुए, लेकिन किराया ज्यादा होने की वजह से थोड़ी शिकायत भी दिखी।
बहरहाल जो भी हो, इस ट्रेन की शुरुआत से बिहार के विकास को एक नया आयाम जरूर मिला है। नाम बहुत सुना था ट्रेन का, नाम ट्रेन तो बहुत अच्छी भारत रैपिड जी, रैपिड ट्रेन बहुत अच्छी है। नाम बहुत सुना है, पटना से जयनगर जाती है। हम पहली बार इसमें सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन तो बहुत अच्छी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। खाली यही है कि किराया बहुत है, सरकार को चाहिए इसमें किराया कम करने के लिए। भारत सरकार लगातार ऐसी ट्रेनें बिहार को दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ट्रेन तो अच्छी ट्रेनें दी गई, इसमें कोई शक नहीं, ट्रेन दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को फैसिलिटी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका भाड़ा कम से कम, जैसे लोकल में 80 रुपये भाड़ा है, इसका कम से कम 150 होना चाहिए कम से कम भाड़ा। 250 रुपया बहुत है, तो 250 होता बस का ही भाड़ा है। हम लोग हाँ, आरामदायक, तो बस भी ऐसी है, उससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं। वो भी 4 घंटा पहुँचाता है, ये भी 4 घंटा पहुँचाता है। कैसा लग रहा है ट्रेन? बस से तो अच्छा जरूर लगा, आरामदेह सवारी है, बस अच्छा, लेकिन भाड़ा बहुत है। ट्रेन के हिसाब से भाड़ा इसको कम से कम कम होना चाहिए। हाँ, 150 होना चाहिए कम से कम। अच्छी है, ट्रेन अच्छी, इसमें कोई सरकार जो कई सारी ट्रेनें बिहार को हाँ, इसमें अच्छी चीज में सरकार तो फैसिलिटी दे रही है ट्रेन के बारे में। सरकार को क्या कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे आप? हाँ, धन्यवाद क्या नहीं कर सकते। ट्रेन तो बहुत अच्छा है, सिर्फ फेयर का जो है सो कुछ ज़्यादा लग रहा है, इतना फेयर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। आरामदायक है, लेकिन ट्रेन में पैसेंजर की तरह सीट बना दिया है। ये यदि चेयर की तरह होता, चेयर कार, तो बेटर होता। चेयर यान होना चाहिए। जी जी, यस। बाकी सरकार जो है लगातार ऐसी ट्रेनें, नमो भारत, वंदे भारत ट्रेनें बिहार को दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे इसको लेकर? न, इसके लिए ठीक है, सरकार दे रही है ट्रेन, लेकिन हम समझते हैं जो बिहार को टारगेट करके जो यहाँ का लोग सिर्फ बाहर ही जाए, ये तो चलिए बिहार के अंदर ही चलता है, लेकिन सरकार जो ट्रेन दे रही है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पलायन हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले ऐसी ट्रेनें दिल्ली, कोलकाता में देखने को मिलती थी, जी जी बिल्कुल, बिहार में देखने को हाँ, ये तो खुशी की बात। सुखद है आप लोगों को? जी जी हाँ, खुशी की बात। इस समय मैं बाढ़ जा रहा हूँ, एनटीपीसी बाढ़ जी, नमो रैपिड रेल से जी, ये जयनगर तक जाती है। बिल्कुल। इतना सुखद यात्रा है इस ट्रेन से लोगों का। ये काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी है, मतलब जो पहले नॉर्मल ट्रेन अराउंड 1.5 आवर 2 आवर लेती थी, ये ट्रेन आपको लगभग बाढ़ तक 45 मिनट्स में यू कैन गेट इजिली कम्यूट टू बाढ़। कम्यूटर्स के लिए, यात्रियों के लिए क्या ये आरामदायक है ट्रेन? बिल्कुल, बहुत सही, काफ़ी स्ट्रेटजिक सोच है कि पटना को, इसके नियर बाय जो सैटेलाइट सिटीज़ फ्यूचर में डेवलप होंगी पटना को, उनको कनेक्ट करने के लिए ऐसी तमाम ट्रेनें बिहार को मिली है, नमो भारत, वंदे भारत ट्रेनें। सरकार की क्या मंशा है बिहार को लेकर के, खासकर जैसे एक काफ़ी ट्रेंडी सा चीज़ होता है कि बिहार के अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लोग कहते हैं ट्रेन में पाया जाता है। तो बिहार के पास इतना मैन पावर है, इतना ह्यूमन रिसोर्स है, तो नेचुरली इस ह्यूमन रिसोर्स को ऑल ओवर इंडिया में ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि बिहारी मैन पावर जाके अलग अलग स्टेट्स में अपना रोल प्ले कर सके। तो उसके लिए हमें चाहिए कंफर्टेबल कम्यूट और इजी कम्यूट, जो रिसेंटली जो ट्रेनें लॉन्च हुई हैं, जैसे नमो भारत, वंदे, पहले इसका नाम एक ट्रेन 18 लॉन्च हुआ था, उसी का नाम चेंज करके वंदे भारत रख दिया गया। तो ऐसी ट्रेनें कम्यूटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जो पहले एक टैबू था कि ट्रैवलिंग विथ इंडियन रेलवेज इज़ अ नाइटमेयर, वो चीज़ इससे रिजॉल्व हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर और भारत सरकार को क्या कहेंगे आप इसके लिए? ग्रेट थैंक्स टू आवर रेलवे मिनिस्टर हु इज़ ऑल्सो एन एक्स IAS, ही इज़ एक्स ब्यूरोक्रेट। तो नेचुरल सी बात है कि अगर मिनिस्ट्रीज किसी एक्स ब्यूरोक्रेट के हाथ में जाती हैं, तो वो एक इनोवेटिव थॉट लाती हैं इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, और ये सब ट्रेनिंग उसी का नतीजा है। आई थिंक वी शुड हैव मोर मिनिस्टर्स लाइक हिम, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक एंगल से प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच करें, और काफ़ी अच्छा है। मतलब वी हैव सीन रेलवे, पहले क्या था कि रेलवे में इम्प्रूवमेंट का मतलब यू हैव टू जस्ट इंक्रीज द नंबर्स, कि एक पार्टिकुलर रूट क्वालिटी चीज़ें, अब वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी, कि अब सर्विसेज बेटर हो, ट्रैवलिंग कम्यूट हो, और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो होता है वो अब आ रहा है इंडियन रेलवेज में। बहुत कंफर्टेबल है, खास करके गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। और कुछ इस ट्रेन में कुछ अच्छा लगे आपको बताना? और सब कुछ अच्छा है, इसकी टाइमिंग अच्छी है, सही टाइमिंग पे, और रैपिड ट्रेन है तो बहुत फास्ट है, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। अब ऐसी ट्रेनें कंफर्टेबल है। अब ऐसी ट्रेनें बिहार में, पटना में देखने को मिल रही है? ये तो नहीं है, ऐसी तो ट्रेनें बिहार में नहीं है, और है कि और ऐसी ट्रेनें और चलाई जाए। वंदे भारत ट्रेनें जैसी चल रही है ना, वंदे भारत, नमो भारत, तो
ऐसी ट्रेनें अब देखने को मिल रही है, मिल रही है। तो सरकार को क्या कहेंगे आप? यही कह रहे हैं कि बिहार में और ऐसी ट्रेन के बहुत सारी सुविधाएं और लगाएं। इस ट्रेन के लिए क्या आप थैंक इसके लिए तो बहुत थैंकफुल है जी। you.